नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज एक बार फिर एक नए टॉपिक के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी के बहुत से एग्ज़ाम्स में, सभी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ बने रहें। तो कृपया ध्यान से देखें और समझें हमारे साथ। ठीक है, टॉपिक का नाम है कोशिका, सिद्धांत, संरचना और कार्य। ठीक है, कोशिका थोड़ा ये गलत लिख गया है, इसमें क्या है, ये केसिका लिखा हुआ है, सॉरी। ठीक है, इसको करते हैं कोशिका। सॉरी। ठीक है, कोशिका या सेल, तो इसके बारे में समझते हैं। इसकी थ्योरीज हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोशिका कहते किसको हैं? तो कोशिका, जीव विज्ञान में कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जीव विज्ञान में क्या होता है कि कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिकाओं को उनकी संरचना, कार्य और किस प्रकार के जीव में पाई जाती हैं उसके आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब प्रोकैरियोटिक जो होती है, इसका मतलब है कि यह सरल और आदिम कोशिकाएं हैं जिनमें नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस और झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि ये सरल और आदिम कोशिकाएं होती हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया और आर्किया। इसकी मुख्य विशेषताएं, इसमें एक सच्चा नाभिक नहीं होता है, डीएनए एवं न्यूक्लियाइड क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम सोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। इस ऐसी प्रकार की जो होती हैं सेल्स, उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अधिकांश में पेप्टाडाइग्लोका डाइ पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, ये संरचना, ये क्या होता है, पदार्थ तरीके से समझ सकते हैं कि अधिकांश में पेप्टाइडोग्लाइकन जो होती है वो तरल रूप से, जैसे एकदम से पारदर्शी टाइप में ये कोशिका दिखती हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया और आर्किया। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या है कि ये जटिल कोशिकाएं होती हैं जिनमें नाभिक और झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। ठीक है, जो कोशिकांग होते हैं वो नाभिक और झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। ऐसे उदाहरण क्या है इसका कि पौधों, जंतुओं, कवक यानी फंजाई और प्रोटिस्टेट की जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोटिस्ट की कोशिकाएं जो होती हैं वो कहलाती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं, डीएनए युक्त सच्चा नाभिक होता है इसका, और कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और गाल्जी उसमें तंत्र होते हैं। ठीक है, ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। इनमें क्या होता है कि यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। ठीक है, अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार पर जो है कोशिकाओं को विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल, ये क्या होती है कि जंतुओं में पाई जाती है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है लेकिन लचीली झिल्ली होती है। लाइसोसोम और सेंट्रियोल जैसे कोशिकांग होते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा है पादप कोशिका। पादप कोशिका जो होती है वो पौधों में पाई जाती है। इनमें सेल्यूलोज से बनी कठोर भित्ति होती है। क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें, जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। बड़ी केंद्रीय रिक्तिका रिक्तिका इसमें होती है जिसे सेंट्रल वैक्यूल वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल यानी केंद्रीय रिक्तिका इसमें होती है पादप कोशिका में। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट क्या है इसमें, यूकैरियोटिक में तीसरा पार्ट है कवक कोशिका यानी फंगल सेल्स। फंगल सेल्स क्या होती है, कवकों में पाई जाती है और इनकी कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोटिस्ट कोशिका यानी
एक कोशिकीय यूकोरियोटिक जैसे अमीबा और पैरामीशियम में ये पाई जाती है और इनमें पौधों और जंतुओं दोनों के गुण होते हैं। किसमें? प्रोटिस्ट कोशिका में पौधों और जंतुओं दोनों के गुण होते हैं। अब आती है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और तीसरी आती है कौन सी? बहुकोशीय जीवों में विशेषीकृत कोशिकाएं कौन सी होती हैं? यानी स्पेशलाइज्ड सेल्स इन मल्टीकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे जंतुओं में होती हैं मांसपेशी कोशिका यानी मसल सेल्स। ठीक है, संकुचन और गति के लिए तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका कोशिका जो नर्व सेल्स होती हैं संकेत भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए। लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी जो होती हैं ऑक्सीजन परिवहन के लिए। और श्वेत रक्त कोशिका जो डब्ल्यूबीसी कहलाती हैं वो होती हैं प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए। ठीक है, आरबीसी जो होती है ऑक्सीजन परिवहन के लिए उपयुक्त होती है और डब्ल्यूबीसी जो होती है वो प्रतिरक्षा यानी इम्यून सिस्टम को के लिए जो है लाभप्रद होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है पौधों में जो पाई जाती हैं स्पेशल वो सेल्स वो कौन सी होती हैं? जैसे पैरेनकाइमा कोशिका जो प्रकाश संश्लेषण, भंडारण और ऊतक की मरम्मत के लिए उपयोगी होती हैं। ठीक है, कोलेनकाइमा कोशिका जो होती है वो विकासशील क्षेत्रों में सहारा देने के लिए उपयुक्त होती है। स्केलरे काइमा जो कोशिका होती है वो संरचनात्मक सहारा के लिए उपयुक्त होती है। और जाइलम और फ्लोएम कोशिकाएं होती हैं वो पानी और पोषक तत्वों के परिवहन में उपयुक्त होती हैं। ठीक है, पौधों में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है वो क्या होता है? खनिज लवण को जड़ से लेकर पत्ती तक का पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ऐसी ऐसी अपरिपक्व कोशिकाएं जो विभिन्न प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं में विकसित हो जाती हैं। ये अपरिपक्व होती हैं। ठीक है, और विभिन्न विशिष्ट कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, इनके प्रकार कौन से हैं? जैसे भ्रूणीय स्टेम कोशिका यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स किसी भी प्रकार की कोशिका में बदलने की क्षमता ये रखती है। ठीक है, और वयस्क स्टेम कोशिका जो होती है एडल्ट स्टेम सेल्स ये क्या है? विशेष ऊतकों की मरम्मत और रखरखाव के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है युग्मक यानी जेमेटीज। जेमेटीज में क्या होता है कि विशेष प्रजनन कोशिकाएं होती हैं ये, जैसे जंतुओं में शुक्राणु और डिम्ब। ठीक है, डिम्ब क्या होता है? एग्स होते हैं और शुक्राणु यानी स्पर्म। ठीक है, और पौधों में जो होता है परागकण होते हैं जिसको कहते हैं पोलन और अंडाणु। ठीक है, इसमें जेमेटीज पाई जाती हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं जो इनसे रिलेटेड, जैसे कोशिकाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं उनसे हम समझते हैं और उससे हम थोड़ा इससे थोड़ा और डीप में समझेंगे। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस हम लोग सभी जानते हैं कि कोशिकाओं का जो पावर हाउस होता है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन बाकी हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते भी हैं। ठीक है, तो सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस भी कहते हैं। इसकी खोज जो है 1857 में अल्बर्ट वान कोलिकर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कौन सी कोशिका की कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज करी थी वो किसके द्वारा करी गई? ठीक है, ऑप्शन ए पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन बी प्याज के छिलकों का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन सी रक्त का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन डी कार्क का निरीक्षण करते हुए। तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज 1665 में की गई। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया था। ठीक है, कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। इसी वजह से इन्होंने कोशिका का आविष्कार किया। तो राइट ऑप्शन इज कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जो जेली जो होती है उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्णीय, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी उल्ब,
ऑप्शन डी फुफ्फुसीय। ठीक है। तो कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। जो कोशिका में जो होती है वो स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होती है। इन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली में एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य के बारे में हमने समझ लिया कि कोशिका द्रव्य होता क्या है, किससे मिलके बना होता है। ठीक है। और ये क्या होता है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो पदार्थ पाया जाता है उसको कहते हैं क्या, कोशिका द्रव्य। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज क्या, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए डी प्लाज्मोसिस, ऑप्शन बी साइटोलिसिस, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। तो पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की क्रिया को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। जीव द्रव्य कुंचन, यानी प्लाज्मोलिसिस मतलब जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है। राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स है ये। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देखिए, आप गौर करिएगा कि एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ठीक है। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स आने वाला भी है, तो आप जो है हमारे साथ बने रहें। ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। लास्ट तक देखें और आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें। ठीक है। तो कोशिका को पावर हाउस के रूप में माना जाता है। किसको माना जाता है, अभी हमने बता दिया था। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ पे पावर हाउस अगर लगे, पावर हाउस शब्द आ जाता है तो वहाँ पे आ जाएगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और समझते हैं कि ऊर्जा युक्त कार्बन पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है तथा इसका निर्माण एडीपी एवं अकार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है कि जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को में जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पूछा जाता है, मतलब नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो कौन से किसमें जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो हमें एक क्वेश्चन मिल गया है क्या, कि जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, बाकी सब में पाया जाता है, एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। ठीक है। कोई भी जीव हो, पादप हो, सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का वह वाहतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। ठीक है। कौन सा वाहतम आवरण कौन सा है, तो ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिकांग, ऑप्शन सी स्नायु कोशिका, ऑप्शन डी चिकनी पेशी कोशिका। तो कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। यह कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। ठीक है। कोशिका, ये हमने कोशिका झिल्ली का जो है प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हमने पढ़ लिया, और इसका राइट ऑप्शन है क्या, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। और उसके बारे में हमने समझ भी लिया। अच्छा, आपको हमारे बताने का, बोलने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इक्वेटोरियन प्लेट का कोशिकांग के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। ठीक है। ऑप्शन ए टेलोफेज, ऑप्शन बी प्रोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज, ऑप्शन डी एनाफेज। तो मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिकांग के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है।
ठीक है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमैटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट इक्वेटेरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो उसका गठन करता है कौन सा? मेटाफेज। राइट ऑप्शन इज मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुटिकाओं यानी वेसल्स में प्रोटीन और लिपिड के संवहन, परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? ऑप्शन ए खुरदरी एवं अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन बी चिकनी एवं अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी गाल्जी का है। ठीक है, तो पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गाल्जी काय नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है। यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थों के संग्रह व परिवहन में सहायक होता है। जो गाल्जी काय होता है वो उसके जो कोशिका झिल्ली के अंदर जो होते हैं, क्या नाम, पैकेजिंग होती है, संशोधन होता है, परिवहन होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो भी पदार्थ होते हैं उसके परिवहन में, मतलब आदान प्रदान में निकालने को और अवशोषित करने की क्रिया में सहायक होता है गाल्जी काय। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज गाल्जी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग्स कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी गाल्जी काय, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं पावर हाउस होता है, गाल्जी काय हम जानते हैं कि पदार्थों का आवागमन में, संरक्षण में कार्य करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, अब इसका राइट ऑप्शन है क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी दुबे ने 1955 में की थी। ये बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसमें चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है जिसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। कोशिकीय अपापचय में व्यवधान के कारण ये कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, अतः इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या है कि अपनी ही, अगर ये बैग फट जाएगा, एक छोटे छोटे पोटली में जैसे पाया जाता है, ठीक है, अगर ये फट जाता है तो क्या होता है, इसमें मौजूद सारे एंजाइम अपनी ही कोशिका को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है सुसाइडल बैग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी स्टार्च। तो राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम सोम जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं प्रोटीन। ठीक है, वो किससे बनाते हैं? कौन सी प्रक्रिया? जो होती है प्रोटीन संश्लेषण नाम की प्रक्रिया होती है और एमिनो एसिड से वो प्रोटीन जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है वो किसने गढ़ा? ऑप्शन ए जीजे मंडल, ऑप्शन बी जोहान इवांजलिस्ट पुरकिंजे, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं, इसलिए जीव द्रव्य को जैविक जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निष्ठान कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसके बारे में बताया था
कि जो वो कौन सा सोसाइटल बैग के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अपनी ही कोशिका को वो खा जाते हैं, मतलब पचा जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए प्लास्टिस प्लास्टिस प्लास्टिड्स, ठीक है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी। तो लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य जो होता है वो पाचन करना होता है। यह मृत कोशिकाओं का निष्कासन करता है, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। लाइसोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं एवं साथ ही साथ कोशिकाओं को क्लांत भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, पादप कोशिकाओं में जंत कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ऑप्शन बी, पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंत कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। ऑप्शन सी, जंत कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन डी, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं और जबकि जंत कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें क्या है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में अगर हमें पता होगा तो इसका हम राइट ऑप्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम पादप कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो पादप कोशिकाएं क्या होती हैं? आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती हैं, ठीक है। और इनका जंतु कोशिका क्या होता है? जंतु कोशिका आकार में प्रायः आकार में जो होती हैं वो छोटी होती हैं, ठीक है। पादप कोशिका में सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी भित्त कोशिका उपस्थित रहती है, ठीक है। तो सेलुलोज जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली से बनी जैसे कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है, और जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति जो होती है वो अनुपस्थित होती है, ठीक है। पादप में रसधानी रिक्तिका जो होती है वो बड़ी होती है, और जंतु कोशिका में रसधानी रिक्तिका बहुत छोटी और अस्थायी होती है। जरूरी नहीं कि जो जंतु कोशिका में रसधानी जो है वो पाई ही जाए। और पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है इसमें कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। छोटी रिक्तिकाएं जो होती हैं पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, इसलिए राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत के अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान पर वापस रक्त में ले जाता है, ठीक है। आंत से अवशोषित वसा, वसा मतलब जो फैट है वो ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है, ठीक है, खून में ले जाता है। ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। ऑप्शन बी, कोशिकाएं। ऑप्शन सी, प्लाज्मा। ऑप्शन डी, लसिका, ठीक है। तो लसिका क्या होता है कि एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती हैं। यह इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से रक्त में वापस ले जाती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज लसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण, ऑप्शन ए है अर्धसूत्रण 2 चरण में होता है। ऑप्शन बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या को दुगनी हो जाती है। ऑप्शन सी, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। ऑप्शन डी, जनन ग्रंथि यानी गोनाड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। तो राइट ऑप्शन इज बी कि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह निम्न 2 चरण में संपन्न होता है। एक होता है अर्धसूत्री फर्स्ट और एक होता है अर्धसूत्री सेकंड। तो अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, और अर्धसूत्रण में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ठीक है, कौन सी कोशिकांग को क्या कहते हैं? कोशिकाओं का मास्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी, न्यूक्लियोसिस। ऑप्शन डी, नाभिक। तो नाभिक को
कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। ब्लूप्रिंट में जो इस्तेमाल होता है डीएनए टाइप में, तो वो क्या होता है? नाभिक, नाभिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? तो ऑप्शन ए अंतः पर परदव्ययी जालिका, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी गाल्जी काय, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। नाभिक ही जो होता है वो मेन होता है कोशिका में। ठीक है, वही जो होता है पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना मतलब प्रोटीन जो है वहाँ पे बनता है, उस किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं जिनकी प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए कोशिका को प्रोटीन की इसको जो है कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? राइबोसोम्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्यों कौन से जब शरीर में चोट लगती है तो किस प्रकार जो होता है सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल समसूत्रण, ऑप्शन बी केवल अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी जो है माइटोसिस और मायोसिस, ऑप्शन डी ना समसूत्रण ना ही सूत्री विभाजन जो होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज केवल समसूत्रण। ठीक है, तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल का विभाजन होता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिका बनाती हैं। क्या होता है कि जो मतलब पहले शरीर में चोट लगती है तो पहले क्या होता है कि ऊपर एक परत बन जाती है, वो परत हटती है, फिर दूसरी परत बनती है, फिर वो परत हट जाती है, फिर तीसरी परत होती है। इस प्रकार पूरी चोट को जो है मरम्मत होने में और नए ढंग से पूरी स्किन बनने में बहुत समय लगता है। इसी मरम्मत को कहते हैं समसूत्रण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? पशु की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ओस्ट्रेसाइट्स, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी क्रोमो क्रोमैटोफोसर, ऑप्शन डी लिम्फ कोशिकाएं। तो जानवरों के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन तंत्रिका। यह तंत्रिका तंत्र में उपस्थित एक उत्तेजनिक कोशिका होती है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना होता है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इससे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है जानवरों में? वो होती है न्यूरॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो कह रहा है कि कौन सा एक जो है अणु है वो एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो होता है जल। ठीक है, जल जो होता है सबसे ज़्यादा एक कोशिका में पाया जाता है। कोशिका यानी सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय जीव। ठीक है, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। और कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ये होती हैं केंद्रक एवं केंद्रिका होती है, जीव द्रव्य होता है, गाल्जी काय होता है, कणा सूत्र होता है, अंतर्द्रव्य जालिका होती है, गुणसूत्र होते हैं, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और लवक आदि। ठीक है, जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80% होती है, प्रोटीन 15% और वसा जो होती हैं वो होती हैं 3% और 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अकार्बनिक जो लवण होते हैं वो भी 1% लगभग पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका किस में समझो नहीं पाई जाती है उसके बारे में समझते हैं। तो ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी विषाणु। तो स्लाइडेन तथा
स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया था कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण एवं पूर्व स्थित कोशिकाओं का विभाजन जैसे ओमनिसिस सेलुला ई सेलुला से होता है। इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्होंने क्या किया था कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। ठीक है, सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं और अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड एवं प्रेषक जो प्रेयान नामक होता है वो कोशिका सिद्धांत पर लागू नहीं होता है। इनको कहते हैं विषाणु। ठीक है, तो विषाणु पर जो होता है कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित करना होता है। ये क्वेश्चन आया था पहले। ठीक है, और ये मतलब आने के चांस हैं इसलिए हमने इसको डाल दिया। इसके बारे में ऐसा होता है कि इसको समझ लेते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो हमने बता दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस। ठीक है, डीएनए क्या करता है, डीएनए करता है गुणसूत्र जो हमारी जैसे डीएनए का मतलब होता है हमारी जीन्स में गुणसूत्र जो होते हैं। जैसे हमारी फैमिली में हमारे फादर हैं, ठीक है, तो फादर के जीन्स हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और हमारे जीन्स हमारे बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। ये काम होता है डीएनए का। और लाइसोसोम जो होता है वो आत्महत्या की थैली, जिसमें जो होता है क्या नाम, आत्महत्या थैली यानी सुसाइडल बैग जो होता है वो लाइसोसोम में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो फंक्शनल क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो करता है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के बारे में समझते हैं कि कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन्स जैसी प्रोटीनों की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। ठीक है, इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार से संरक्षित होते हैं। ठीक है, नाभिक जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रण करता है। नाभिक क्या करता है, पूरा नियंत्रण समझ लो नाभिक ही करता है, इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रक केंद्र होता है। ठीक है, फंक्शनल जो कार्य होता है वो नाभिक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। गुणसूत्र वाला जो होता है वो होता है डीएनए। ठीक है, और इसमें कौन सा जो विभाजित चरण होता है, जो विभाजित सेल गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है, कौन सा चरण होता है। ऑप्शन ए एनाफेज, ऑप्शन बी टेलोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज, ऑप्शन डी प्रोफेज। ठीक है, ये एएलपी में आया हुआ 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाएं यानी जर्म सेल्स जो के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं यानी सोमैटिक सेल्स में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। ठीक है, जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया नियंत्रित जो होता है वो चलती रहती है और पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं यानी मेरिस्मेटिक सेल्स में होता है। ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित रहती हैं और सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरणों में सूत्री विभाजन जो प्रक्रिया होती है वो मेटाफेज चरण में होती है और इसके दौरान विभाजित कोशिका यानी डिवाइडिंग सेल्स के गुणसूत्र मध्य रेखा मतलब इक्वेटोरियल प्लेट पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो कौन सा गुणसूत्र है जो किसके कौन सा चरण होता है, वो होता है मेटाफेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती हैं। ऑप्शन ए साइटोसाल, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है जिसके अध्ययन को कहते हैं क्या, साइटोलॉजी। अगर कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसको कहेंगे साइटोलॉजी।
पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना जो होती है वो अलग अलग होती है, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है। अगर कोशिकाएं सेम रहेंगी तो हम कैसे मतलब डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिसाइड ही नहीं करेंगे ये पादप की है या जंतु की है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक होती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है, ठीक है। सेलुलोज जो होता है वो आकृति प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? ऑप्शन ए गाल्जी काय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी हरित लवक। तो हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। और हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग होता है जो पादप एवं शैवाल की कोशिका में पाए जाते हैं। ये पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होते हैं। इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? वो भी होता है हरित लवक को, ठीक है। हरित लवक जो होते हैं वो पौधों में भोजन बनाने के लिए जो प्रकाश ऊर्जा होती है, मतलब प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और इससे पौधों का भोजन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी आयरन। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों को निर्धारित के लिए जिम्मेदार है? जैसे फलों में रंग जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? फूलों का जो कलर होता है सबका अलग अलग होता है। और सब्जियों के रंगों के लिए भी बहुत से, मतलब कौन सा क्या जिम्मेदार होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हीमोसाइनिन, ऑप्शन बी मेरासाइनिन, ऑप्शन सी इंडोसाइनिन, ऑप्शन डी साइनिन्स, ठीक है। तो फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है। एंथोसाइनिन जो होता है जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। जबकि हीमोसाइनिन क्या होता है? हीमोसाइनिन रक्त को नीला बनाता है जिसमें लौह की बजाय, मतलब लोहे की बजाय तांबा मौजूद होता है। ऑक्टोपस, मकड़ियों, केकड़ों और बिच्छू में हीमोसाइनिन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है ये रक्त को लाल बनाता है तथा सभी कशेरुकी तथा कुछ अकशेरुकी जो पदार्थ होते हैं, मतलब कोशिकाएं होती हैं, उनमें पाया जाता है। हीमो इरेथ्रिन क्या होता है? ये रक्त को गुलाबी बनाता है। गुलाबी रक्त जो होता है वो होता है दरियाई घोड़ा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी जैथोफिल, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका अंग यानी ऑर्गन सेल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्या जो होता है, कौन सी कोशिका अंग होता है जो जो पादप में तो पाया जाता है लेकिन पशुओं में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पौधों में ही पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। निम्न विकल्पों में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर सभी अन्य पशु कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल उत्पन्न उपस्थित होता है। इस कारण पौधों के कुछ भाग व हरी पत्तियां जो होती हैं वो हरी रंग की दिखाई पड़ती हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
स्टडी विद इंट्रोवर्ट नाम का चैनल है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।